बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। और इस विस्तृत चर्चा में जो सभी माननीय सांसदों ने भाग लिया, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई ऐसे डिबेट में कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, कई लोगों ने बहुत ही अग्रेसिव होके भी अच्छा डिबेट किया, आनंद आया। ऐसा ही लोकतंत्र की इस गरिमामय सदन में इसी का आनंद है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहे और उन सबको मिला के ये देश आगे चले। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ये बजट की परिचर्चा है तो आज के रिप्लाई में फ्लो में सबसे पहले फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा और थ्रू आउट दी रिप्लाई क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए, कहाँ पे अभी और काम करना है, और लास्ट में भविष्य क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके ऊपर चर्चा रखूंगा। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट में इतना अच्छा एलोकेशन किया और जो कई वर्षों से रेलवे की जो सबसे बड़ी जरूरत है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जितना सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पाता था, उस कमी को प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में पूरा किया है। और जहां करीब 25,000 करोड़ के आसपास टोटल बजट से सपोर्ट मिलता था, वहां आज करीब 2.5 लाख करोड़ का टोटल सपोर्ट मिलता है। बहुत इसका फायदा हुआ है, बहुत इसका लाभ हुआ है और इसके कारण ही आज हम पहले से मच बेटर परिस्थितियों में पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। रेलवे बजट के डिस्कशंस के दौरान उन्होंने हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को समझा और समझ के उसके हिसाब से बहुत हर एक एस्पेक्ट में उनका सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा उन्होंने बजट का एलोकेशन किया। माननीय सभापति महोदय, रेलवे के फाइनेंशियल्स आज कोविड के कारण जो बहुत दिक्कत आई थी उस परिस्थितियों से बाहर निकल चुके हैं और करीब करीब 2,78,000 करोड़ का रेवेन्यू है और 2,75,000 करोड़ के खर्चे हैं। ओवरऑल रेलवे के जितने भी बड़े खर्चे हैं, सारे खर्चे आज रेलवे अपनी खुद की इनकम से मीट कर पा रहा है और 3 साल हो गए जो कि लगातार अपने, और खर्चे बड़े खर्चे हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर हम स्टाफ कॉस्ट बात करें, करीब 1,16,000 करोड़ की स्टाफ की कॉस्ट है। पेंशन का बिल करीब करीब 66,000 करोड़ रुपीस का है। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो करीब करीब 25,000 करोड़ है। ये सब के सब खर्चे आज रेलवे बिकॉज ऑफ दी गुड परफॉर्मेंस आज अपनी रेवेन्यू से ही मीट कर पा रहा है। पैसेंजर्स पे सब्सिडी उतनी ही है जितनी पहले थी, बल्कि बढ़ी है। करीब करीब ओवरऑल अगर हम रेलवे की फाइनेंशियल कंडीशन को समझें तो पैसेंजर्स में सब्सिडी देते हैं और कार्गो यानी फ्रेट से थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती है। पैसेंजर में अगर हम देखें, कॉस्ट है हमारी, रेलवे की कॉस्ट है करीब ₹1.38 अगर एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक लेके जाना है। किराया लेते हैं केवल 73 पैसे का, यानी करीब करीब 47% का डिस्काउंट पैसेंजर पे दिया जाता है, सब्सिडी पैसेंजर पे दी जाती है। और ये सब्सिडी कुल मिला के FY फाइनेंशियल ईयर 22-23 में देखें तो 57,000 करोड़ के आसपास थी। 57,000 करोड़ की सब्सिडी पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन पे ओवरऑल है। और FY 23-24 के प्रोविजनल फिगर्स आए हैं, फाइनल रिकंसाइल हो रहे हैं, इसमें करीब 60,000 यानी 55 से लेके 60,000 करोड़ का टोटल सब्सिडी ये सोशल ऑब्लिगेशन है। कई माननीय सांसदों ने ये प्रश्न उठाया कि पैसेंजर्स के लिए क्या कर रहे हो। ये आपके सामने डेटा के साथ में रख रहा हूं, डेटा के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं कि पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज और विशेषकर किराया कम से कम रह पाए, उसके लिए रेलवे ने बहुत ही बड़े प्रावधान किए हैं और उसके कारण आज भी हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, मैं पश्चिमी देशों के साथ तुलना नहीं करना चाहता, केवल अगर हमारे आसपास के देशों से भी कंपैरिजन में करें, पाकिस्तान से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, श्रीलंका से कंपेयर करें, तो उसमें भी सबसे कम किराया भारत का हमारी रेलवे का है। अगर एक 350 किलोमीटर की जर्नी देखें तो जनरल क्लास में 121 रुपए भारत में किराया है,
पाकिस्तान में 436 रुपए, बांग्लादेश में 323 रुपए, श्रीलंका में 413 रुपए, ऐसा ही हर एक कैटेगरी में। और अगर इसको कंपेयर करेंगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना किराया लिया जाता है। तो बहुत कम किराए में एक सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिल सके, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। 2020 के बाद में किराए में वृद्धि नहीं की गई है। 2020 में भी बहुत छोटी सी एक वृद्धि की गई थी, 1 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जनरल क्लास में, और एयर कंडीशन क्लासेस में उससे थोड़ी ज्यादा की गई थी। ओवरऑल फाइनेंशियली माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा 2018-19 से मिलने लगा है और मैं इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करूंगा। और ओवरऑल ट्रैफिक बहुत बढ़ा है, पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ी है, कार्गो भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी की कॉस्ट अब करीब 32 हजार करोड़ पे स्टेबल हो गई है। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है। ये प्रधानमंत्री जी का दूरगामी जो सोच थी, जब उन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का चैलेंज हम सबके सामने रखा, ये उसके रिजल्ट अब दिखाई देने लगे। तो ये पर्यावरण, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है और फाइनेंशियली भी इलेक्ट्रिफिकेशन का फायदा अब मिलने लगा है। 7th पे कमीशन के कारण जो वेज कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट बढ़ गई थी, वो बढ़ी हुई है। आज भी पेंशन कॉस्ट भी बहुत बढ़ी हुई है। करीब 15 लाख पेंशनर्स हैं और 12,30,000 के आसपास एम्प्लॉयज हैं। तो वो एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, जो कॉस्ट रेलवे आज प्रयास करके मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्गो कैरी करके रेलवे उसको मीट करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, इससे बेहतर करने के प्रयास लगातार चलते रहेंगे और कोविड की जो प्रॉब्लम्स थी उससे रेलवे आज बाहर निकल गई है, ऐसा मैं आपके सामने समरी के तौर पे रखना चाहूंगा। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, रेलवे ने कई बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए और ये माइलस्टोन्स सबके लिए गर्व की बात है, पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, अपक्ष के लिए, सभी के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इस वर्ष 31 मार्च को जो ये वर्ष कंप्लीट हो रहा है, इसमें भारतीय रेलवे वर्ल्ड के टॉप 3 देश में शामिल होगा। कार्गो की कैरिंग 1.6 बिलियन टन इस साल का कार्गो कैरी होगा। यूएस का भी करीब 1.6 बिलियन है और चाइना का करीब इससे ज्यादा है। तो चाइना, यूएस और इंडिया, ये 3 देश टॉप 10 में इस बार शामिल हो रहे हैं। ट्रैक कंस्ट्रक्शन 34,000 किलोमीटर क्रॉस किया है, जो कि जर्मनी के पूरे नेटवर्क से ज्यादा है। ट्रैक का जो रिप्लेसमेंट, जो कई मान्यवर सांसदों ने ये विषय उठाया कि ट्रैक का रिप्लेसमेंट के बारे में कई ने प्रश्न उठाया, मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं और ये फैक्ट्स हैं। 50,000 किलोमीटर, करीब 49 समथिंग है, 50,000 किलोमीटर ट्रैक का रिप्लेसमेंट किया गया है। और ये रिप्लेसमेंट के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया है कि बेटर क्वालिटी के लॉन्गर रेल्स, मैंने डिटेल में रखूंगा इसका विषय, ये सब किया गया जिसका सेफ्टी पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कई शहरों में, खासकर छोटे शहरों में बड़ी दिक्कत थी, 12,000 से ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने और अंडरपासेस में जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एलएचबी कोचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचबी कोचेस आर मच मोर सेफर कंपेयर्ड टू दी ओल्डर जनरेशन ऑफ आईसीएफ कोचेस। इसके करीब 41,000 एलएचबी कोचेस बन गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मोदी जी की 3rd टर्म में जितने आईसीएफ कोचेस थे उन सबको रिप्लेस कर देंगे एलएचबी कोचेस। कोविड में पैसेंजर्स में स्वाभाविक तौर पे दुनिया भर में, देश भर में एक बिहेवियरल चेंज आया था, तो रेलवे की तरफ से दूसरे मोड्स में शिफ्ट हुए थे, वापस रेलवे की तरफ आने लग गए पैसेंजर्स। इस साल 700 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। तो मोटा मोटी जो ट्रांसपोर्ट, मैं कोई ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि करीब 700-750 करोड़ रेलवे, 200-250 करोड़ रोड्स एंड हाईवेज और 30-35 करोड़ एयरवेज, ये ट्रांसपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अब ओवरऑल देश में रहेगा और इसमें और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे लोगों का ट्रैवलिंग बढ़ रहा है वैसे ये बढ़ेगा। लोकोमोटिव प्रोडक्शन में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। 1,400 लोकोमोटिव
इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप को अगर ऐड कर दे उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ लोकोमोटिव इस साल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बड़ा अचीवमेंट है। और 2 लाख के आसपास वैगन ऐड हुए पूरी फ्लीट में, जो कंडेम हो गए उनको बाहर निकाल के नए ऐड हुए, उसको जोड़े तो करीब करीब नेट 2 लाख वैगन्स ऐड हुए। 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है, यानी ब्रिजेस में कई जगह जो ब्रिज के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स में जब करोजन होता है तो ब्रिज अनसेफ हो जाता है, तो उसमें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक टेक्निकल तरीके से ब्रिजेस को रीबिल्ड करना पड़ता है। तो 14,000 ब्रिजेस को रीबिल्ड किया गया है। ब्रिजेस का क्लासिफिकेशन भी चेंज कर रहे हैं बहुत एक मेथोडिकल तरीके से, और अच्छा इसमें एआई का उपयोग और कई टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी ब्रिजेस के मेंटेनेंस में किया जा रहा है। डिजिटल कंट्रोल जो कि रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और सबसे पहले शुरुआत जब हुई थी उसके बाद में थोड़ा स्पीड पकड़ी थी, लेकिन जो रियल मास स्केल पे डिजिटल कंट्रोल आना चालू हुआ वो अब हुआ है, और अब 3,300 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आ चुके हैं। मैं माननीय सभापति महोदय एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं इसमें विपक्ष के सभी सांसदों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें गर्व उठाएं कि आज हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया को मेट्रो के कोचेज एक्सपोर्ट होने लगे हैं। अगर विपक्ष के सांसद भी अगर इसमें आनंद उठाएं, गर्व उठाएं, देश सभी का है, देश केवल हमारा नहीं है, देश आप सबका भी है, इसमें आप भी गौरव उठाएं। जो लोकोमोटिव्स और कोचेस के नीचे का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है उसको बोगी बोलते हैं। कोच है ऊपर, नीचे बोगी, यानी उसका अंडर फ्रेम का एक्सपोर्ट अब यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को होने लगा है। प्रपल्शन जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट, पावर ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रपल्शन का एक्सपोर्ट होने लगा है फ्रांस, मैक्सिको, रोमेनिया, स्पेन, जर्मनी और इटली। ये भी बहुत ही गौरव की बात है। पैसेंजर कोचेस मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका, लोकोमोटिव्स जा रहे हैं अब मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश। और माननीय अध्यक्ष जी, बहुत नजदीक फ्यूचर में बिहार में जिस फैक्ट्री को माननीय श्री लालू यादव जी ने अनाउंस किया था, सिर्फ काम नहीं किया, उसके बाद में माननीय मोदी जी जब 2014 में जिम्मेदारी ली तब उन्होंने उस फैक्ट्री पे काम चालू किया बिहार में, मरोरा में, सारण जिले में। इस फैक्ट्री से बने हुए लोको करीब 100 से ज्यादा बहुत जल्दी उसका एक्सपोर्ट चालू होने वाला है। मेड इन बिहार लोकोमोटिव्स दुनिया में जाएंगे। प्लीज संजय जी, प्लीज। साथ ही साथ तमिलनाडु से forged wheels will be exported from Tamil Nadu in the very near future to the entire world. So these are very satisfying achievements, and these are achievements of the country, and these are possible only because our Prime Minister has very clear focus on railways and a very concerted effort he is making on improving the railways. अध्यक्ष जी, इस साल रेलवे 2025 कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल रेलवे स्कोप 1 नेट जीरो भी अचीव करेगा। 2025 में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक स्कोप 2 का टारगेट रखा है। स्कोप 1 इसी साल 2025 में अचीव करेगा। मतलब जितना रेलवे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है और जो रेलवे एनवायरनमेंट में बेनिफिट करता है उसको पूरी तरह से डायरेक्टली ऑफसेट करेगा, और जो एनर्जी बाय करता है जिसमें कुछ फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी भी है अभी, उसका टारगेट 2030 तक है। कई मान्यवर सांसदों ने रिक्रूटमेंट की बात कही। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 50-60 साल में नहीं हो पाया एनुअल कैलेंडर, रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ और लगातार चल रहा है। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है।
और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इन 10 सालों में, 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है। अगर यूपीए से कंपेयर करें तो यूपीए में 4 लाख थे, आज 5 लाख का, और आज एज वी स्पीक ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। लोको पायलट का भी चल रहा है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है माननीय सांसद, लेकिन वो भी बहुत स्मूथली अभी भी कंप्लीट हुआ है, लोको पायलट का भी। मैं तीसरे विषय पे आऊंगा माननीय सभापति महोदय। सेफ्टी पे बहुत स्ट्रांग फोकस है, बहुत क्लियर फोकस है, लेजर शार्प फोकस है, और उसके रिजल्ट्स भी आए। मैं डिटेल में बताना चाहूंगा क्या क्या स्टेप्स लिए गए। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लिए गए, जिसमें लॉन्गर रेल, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ की रेल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एट स्टेशंस एज वेल एज लेवल क्रॉसिंग गेट्स, फॉग सेफ्टी डिवाइसेस बढ़ाना, कवच का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, अब उसका रोल आउट चालू हुआ। इन सब चीजों पे थिक वेब स्विचेस लाना, वेल्डेबल क्रॉसिंग्स लाना, इन सब पे पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा काम अभी हो रहा है और अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें, एक छोटा सा पैरामीटर है वेल्ड फेलियर, जो 2 जगह जहां पर वेल्डिंग होती है उसके फेलियर्स में माननीय सभापति महोदय 92% रिडक्शन हुआ है। 92% रिडक्शन हुआ है। रेल फ्रैक्चर्स जो 2013-14 में 2500 के आसपास थे साल के, वो कम होके 250 से कम रह गए हैं, यानी 91% रिडक्शन हुआ है रेल फ्रैक्चर्स में। ये सब रिजल्ट्स मेजर्ड है, लॉग्ड है, फैक्चुअल है, कोई भी जानकारी लेना चाहे ले, और उसका रिजल्ट भी दिखाई देने लगा है। स्टाफ की ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया गया है, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से इंप्रूव हुआ है, फ्लाईओवर्स बनने से और नॉन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को रिमूव करने से बहुत बेनिफिट हुआ है। ओवरऑल रेलवे में सेफ्टी पे करीब 1,16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के, और ये पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है, और ये कंसिस्टेंटली 2-3 वर्षों से चल रहा है। माननीय सांसद ने एक बहुत ही छोटी बात उठाई थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उन्हें, फिर भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं फिर भी उसका जवाब देना चाहूंगा कि आरआरएसके के फंड्स का आपने कहा कि फुट मसाजर जो रेलवे के लोको पायलट्स होते हैं सभापति महोदय, उनकी वर्किंग कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट होती है। 8-8, 10-10 घंटे तक जब वो खड़े खड़े वाइब्रेशंस में, टेम्परेचर में, नए लोग आ रहे हैं, वो बेटर क्वालिटी के आ रहे हैं, नई ट्रेन एक अलग डिजाइन से बन रही है, लेकिन जो पुरानी ट्रेन हैं वो जिस तरह की बनी है, वो इनका समय था जैसे वो बनाते थे, लेकिन उन ट्रेन के कारण जो 10-10, 11-11 घंटे खड़े रहते हैं, उनके उपयोग के लिए लोको पायलट्स के रेस्ट रूम्स में, लोको पायलट के रनिंग रूम्स में, वहां पर फुट मसाजर लोको पायलट्स के लिए है। आरआरएसके के फंड्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया गया। आप इसका गलत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अध्यक्ष जी, एक्सीडेंट्स में इन सब स्टेप्स के कारण, सेफ्टी पे फोकस के कारण एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है। 2005-6 में ऑनरेबल लालू जी जब रेल मंत्री थे, तब 234 एक्सीडेंट्स थे साल में, और अगर उसमें ऐड कर ले डिरेलमेंट्स को तो 698 होते थे, यानी ऑन एन एवरेज 2 अ डे 365 दिन में 698 2 पर डे होते थे। ऑनरेबल ममता जी जब रेल मंत्री जी थी, तब 165 एक्सीडेंट्स होते थे साल में, उसमें डिरेलमेंट अगर ऐड करें तो 395, यानी ऑन एन एवरेज 1 पर डे, डेली एक एक्सीडेंट या डिरेलमेंट होता था ऑनरेबल ममता जी के समय में। ऑनरेबल खड़गे जी एलओपी साहब हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, और रेलवे बोर्ड में ये डेटा है, 118 एक्सीडेंट्स ऑनरेबल खड़गे जी के टाइम में थे, 263 डिरेलमेंट अगर ऐड करें तो 381, यानी अगेन मोर देन 1 एवरी डे, डेली इस तरह का ये उस समय का था। मैं ये नहीं कहता कि उसी परिस्थितियों में रहना चाहिए। मोदी जी ने आके फोकस किया, सेफ्टी पे फोकस किया, लगातार रिव्यू उनका होता है सेफ्टी पे, लगातार रूट कॉज में जाने का एक प्रेरणा देते हैं वो, और प्रोसेस में, मेंटेनेंस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी नहीं लाना हो, नए तरीके इक्विपमेंट लाने हो, इन सब के ऊपर ध्यान देने के कारण
2019-20 तक जो ये डेली 1 a डेली था वो लेस देन 1 हुआ, और आज माननीय सभापति महोदय ये एक्सीडेंट्स 30 और डिरेलमेंट अगर ऐड करें 43, टोटल 73, यानी जो 700 के आसपास था नंबर, दैट इज नाउ कम डाउन टू लेस देन 80, दैट इज दी 1/10, 90% reduction. That is the, but we should not be satisfied at that. I am saying, Honorable Chairman Sir, with full responsibility, we should not be satisfied at that, and we should aim, strive to significantly reduce it further. And हम लोग संकल्पबद्ध है, and we are every incident, small or big, we are making sure that we go to the root cause, and wherever people are making any mistakes or equipment are faulty or there are design issues, we are changing those and making sure that that particular cause should not be repeated. That is the approach with which we are taking. कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि हाँ, जरूर इससे पहले बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए थे, उन सब ने अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। देश 1947 से आजाद हुआ है, सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है, और हमारे समय में इतना हम कह सकते हैं कि पूरे सिंसियरिटी के साथ, कंप्लीट एक इंटीग्रिटी के साथ, फुल जितनी नॉलेज है, जितना कुछ भी दुनिया भर से नॉलेज ला सकते हैं, अपने ही लोगों के इनोवेशन से पूरे के पूरे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है माननीय सभापति जी, और रिजल्ट भी आएंगे, रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट भी इससे बेहतर आएंगे। मैं तीसरे विषय पे आता हूं सभापति जी। स्टाफ एंड एम्प्लॉयमेंट को मैं डिटेल में लेना चाहूंगा, फोर्थ टॉपिक, क्योंकि ये कई सांसद बंधुओं ने उठाया कि एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट नहीं किया। ये कोई कैसे कह सकता है? मुझे समझ में नहीं आया। कई सांसदों ने ये कहा कि आपने रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। कोई इस तरह का एक भ्रामक तथ्य जो सत्य से इतना परे हो, इतना दूर हो, वो कोई कैसे एक सदन में रख सकता है? सभापति जी, इन 10 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, और एज वी स्पीक 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और मैं बताना चाहूंगा कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ है। अभी केरल के सांसद जी ने कहा लोको पायलट का, अभी हाल ही में एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 18,40,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे लोको पायलट्स के एग्जाम में। 5 दिन तक एग्जाम चला, 15 शिफ्ट्स, 156 cities, 346 centers, 15 languages में एग्जाम हुआ है। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, टोटली ट्रांसपेरेंट, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं उस एग्जाम में। ऐसे कि ऐसे एग्जाम L1 to लेवल 1 के एग्जाम, लेवल 2 से लेवल 6 तक के एग्जाम, कुल मिला के 2,32,00,000 लोग, 2,32,00,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन दोज एग्जाम्स, और उनको कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू रिक्रूटमेंट किया गया बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई इश्यू के। कैसे कोई कह सकता है कि आपने रोजगार नहीं दिया? ये गलत है। इस तरह की भ्रामक तथ्य न फैलाए। रेलवे और डिफेंस, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे माननीय सभापति जी जो कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठना ही चाहिए, क्योंकि देश की ये जरूरत है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की लाइफलाइन है। इसमें अगर हम राजनीति करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो करीब 12 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इसमें से 40% एम्प्लॉइज इन 10 वर्षों में रिक्रूट किए गए, 40%। सो द एंटायर स्टाफ स्ट्रेंथ इज अ वेरी यंग स्टाफ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। जिस तरह से काम किया है, एक से एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में बहुत ही अच्छा काम किया। आई विल कम टू द 5th पॉइंट। कई मान्यवर सांसदों ने यह विषय उठाया कि आपने प्रीमियम ट्रेन चलाई, साधारण पैसेंजर्स का क्या? इस प्रश्न का मैं बहुत स्पष्ट तौर पे जवाब देना चाहूंगा। मोदी जी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, मोदी जी की सरकार मिडिल क्लास के लिए समर्पित है, और इस इनकम पिरामिड में रेलवे के लिए अगर बोले तो रेलवे सबसे पहले लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए रेलवे का पूरा कमिटमेंट है, और रेलवे का पूरा फोकस लोअर इनकम और मिडिल इनकम के लिए। जो हायर इनकम ग्रुप में आते हैं वो फ्लाइट भी ले सकते हैं, अच्छी कार में भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो हमारे श्रमजीवी हैं, जो गांवों से निकल के शहरों में जाके अपनी जिंदगी को बनाने की प्रयास में लगते हैं, मैं भी ऐसे एक परिवार से निकला हूं, तो ऐसे लोग रेलवे से ही जा सकते हैं। उनके लिए कोई फ्लाइट नहीं संभव हो पाएगी, फ्लाइट का किराया,
या फिर वो अच्छी कार में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो एक अपनी जिंदगी को बनाने के लिए निकल रहे हैं। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, जो ये भ्रामक तथ्य फैलाने की कई लोगों ने प्रयास किया इस हाउस और इस हाउस के बाहर भी कई बार ट्राई करते हैं कि जनरल कोच कम हो गए, मैं आपको बहुत एकदम क्लैरिटी के साथ कहना चाहूंगा, पहले लगातार जनरल कोच यानी नॉन एसी और एसी कोच का एक प्रोपोर्शन रहता था, 2/3 1/3, 2/3 1/3 का एक प्रोपोर्शन रहता था, 2/3 नॉन एसी 1/3 एसी। वो प्रोपोर्शन अब बढ़कर 70-30 हो गया है। नॉन एसी यानी स्लीपर और जनरल कोचेस 56,000 है और एसी कोचेस 23,000 है। 70% 30% का रेशियो है। ये दिखाता है किस तरह से हमारा जो कमिटमेंट है गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए, अंत्योदय का, उस कमिटमेंट को ये आंकड़ों से क्लियरली स्पष्ट किया जाता है कि जनरल कोच बढ़ रहे हैं और एसी के कंपैरिजन में बढ़ रहे हैं। एसी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जनरल कोच उसके कंपैरिजन में 2.5 गुना बढ़ रहे हैं। जो अभी प्रोडक्शन प्लान हाथ में है, उस प्रोडक्शन प्लान के अनुसार 17,000 जनरल कोचेस का एसी स्लीपर प्लस जनरल यानी नॉन एसी कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग का टोटल प्रोग्राम है। तो कोई इस आरोप को न लगाए। माननीय सभापति महोदय, जिस पार्टी से मैं आता हूं, जनसंघ के समय से 1952 से इस पार्टी ने हमेशा अंत्योदय की भावना के साथ काम किया। जो गरीब से गरीब वर्ग है, जो समाज के अंतिम छोर पर है, उनके लिए ये पार्टी जीती है। उन्हीं के लिए इस पार्टी का संकल्प है, उन्हीं के लिए इस पार्टी ने राजनीति में आने का काम लिया है। ये आज की बात नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर जनसंघ के फाउंडर्स में से थे। आई एम प्राउड ऑफ दैट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मूल ये है, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, और अंत्योदय हमारे मूल में है और हमेशा उसके लिए हम काम करेंगे। चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल से जल हो, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक एक प्रोग्राम स्पष्ट दिखाता है किस तरह से ये सरकार, मोदी जी गरीबों के प्रति समर्पित है, संकल्पित है, उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, कई मान्यवर सांसदों ने ट्रेन में भीड़ की बात उठाई। भीड़ के लिए रेलवे ने जो स्टेप्स लिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले साल जब होली का सीजन था, उसमें 604 स्पेशल ट्रेन चलाई थी, करीब 8.5 लाख लोगों को लिया गया था और एक अलग तरीके से उसको मैनेज करने का प्रयास किया था कि उसमें होल्डिंग एरिया कुछ जगह बनाए गए थे, कुछ जगह पे पब्लिक को, जो शहर में कई ऐसी संस्थाएं होती है जो जुड़ना चाहती है, उनको जोड़ा गया था और एक अच्छा प्रयोग हुआ था। उस प्रयोग को पिछले साल के समर सीजन में और बढ़ाया गया। 12,919 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, करीब 1,80,00,000 लोगों को उसमें ट्रेवल करने का मौका मिला। फिर छठ में, पिछले साल छठ और दिवाली में उस एक्सपेरिमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। करीब 8 स्टेशन पे बाहर होल्डिंग एरिया बनाए गए, टेंट लगाए गए, खाने की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई, टिकट काउंटर्स को स्टेशन के अंदर से बाहर होल्डिंग एरिया में लेके जाया गया और उसका अच्छा रिजल्ट मिला। करीब 8,000 के आसपास छठ और दिवाली में जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी, एक एक स्टेशन पे 40-40 हजार लोग भी आए, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। उस पूरे भीड़ को, पूरे सर्ज को, ट्रैफिक में जो सर्ज आता था सडन, उसको मैनेज अच्छी तरह से किया गया। उससे जो लर्निंग मिली, उस लर्निंग को लगाया इस बार कुंभ के मैनेजमेंट में। कुंभ के मैनेजमेंट में माननीय अध्यक्ष जी, गंगा जी पे एक नया ब्रिज बनाया। करीब 2.5 साल से काम कर रहे थे हम लोग इसमें। जंगाई फाफामऊ लाइन को डबल किया, 21 फ्लाईओवर अंडरपासेस बनाए, 3 नए वॉशिंग लाइन्स बनाई, स्टाफ के लिए बैरक्स बनाए, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाए। और होल्डिंग एरियाज में भी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम किया गया कि जो भी लोग आए उनको कोई चीज ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। 4 कलर में कलर कोडिंग की गई। जो ट्रेन लखनऊ और अयोध्या की तरफ जाती है उसके लिए रेड कलर का कोड रखा गया, जो दीनदयाल उपाध्याय और सासाराम पटना की तरफ जाती है उसके लिए ब्लू कलर का कोड किया गया। मानिकपुर, झांसी, सतना, कटनी है मध्य प्रदेश की तरफ जाती है, उसके लिए येलो कलर का, और कानपुर, आगरा, दिल्ली के लिए ग्रीन कलर का। तो ओवरऑल एक ऐसी व्यवस्था की गई
जिससे कि पैसेंजर्स को एक मिनिमम से मिनिमम असुविधा के साथ आराम से आ सके। बहुत डिफिकल्ट था, करीब 4.5 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स ने ट्रेन से ट्रैवल किया और मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज सभी पैसेंजर्स ने सहयोग किया और रेलवे के एम्प्लॉयज ने दिन रात काम किया। मैं एक एग्जांपल ऐसा भी देना चाहूंगा जिसमें एक फीमेल कांस्टेबल अपने बच्चे को स्लिंग में रख के काम कर रही है। ऐसे ऐसे भी एग्जाम्पल थे। एक एक अधिकारी दिन रात 24 घंटे काम करते थे। वॉर रूम्स बने हुए थे। वॉर रूम से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन रात में 2-2:30 बजे से पहले कोई वॉर रूम से निकल पाए होंगे। मैं स्वयं रेलवे बोर्ड में जो वॉर रूम था उस वॉर रूम से कई बार मैं स्वयं 3:30-4 बजे सुबह के आसपास गया। तो इस तरह की परिस्थितियों में काम किया। बहुत डिफिकल्ट थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ न्यू दिल्ली स्टेशन में, लेकिन ओवरऑल महाकुंभ के टाइम में जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो लगातार फॉलोअप करते थे, लगातार रिव्यू करते थे। माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार उनकी गाइडेंस मिलती थी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार संवाद में रहते थे। एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुआ। पिछले डिबेट में मनोज जी हैं, मनोज झा साहब, शायद मनोज झा जी ने जो कहा वो कम्युनिकेशन गैप एक रह गया था। शायद वो कहना चाहते थे कि कैमरा ऑफ करना न्यूज़पेपर में छपा था। उन्होंने मेरे ऊपर नहीं कहा था कि मैंने शायद ये समझ लिया था कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कैमरा बंद किया। मैं बाद में मनोज जी से मेरी बात हो गई थी, वो मिसकम्युनिकेशन भी दूर हुआ। आज जितना भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा है, इंक्लूडिंग सीसीटीवी की फुटेज, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। एक हाई लेवल कमेटी उसको प्रॉपर्ली जांच कर रही है और 200-300 लोगों के साथ उनका संवाद हो रहा है जिससे कि पता करें कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज स्टेप्स क्या लिए गए। स्टेप्स में 10 टोटल स्टेप्स लिए गए जिससे कि देश भर में 60 स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां पे सडन रश आता है, सीजनल रश आता है। तो उन सब में परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाएंगे, फुल एक्सेस कंट्रोल करेंगे, लेटेस्ट मॉडर्न सीसीटीवी कैमरास, लेटेस्ट मॉडर्न वॉकी टॉकीज, हर तरह के जो भी स्टेप्स लेने उसके 10 आइडेंटिफाइड स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के हिसाब से, जिससे कि भविष्य में इस तरह की दिक्कत नहीं आए। मैं अगले विषय पे आऊंगा माननीय सभापति महोदय। एलएचबी और जो आज जिस तरह से रेलवे का ट्रैवल का डिमांड बढ़ रहा है, उस डिमांड को मीट करने के लिए एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, जैसा मैंने बताया 34,000 किलोमीटर की नई पटरियां बनी है। साथ ही साथ जो कोचेस, ट्रेन्स, लोकोमोटिव्स, इन तीनों के टोटली नए तरह की टेक्नोलॉजी लाने का काम देश में हो रहा है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। और उसमें वंदे भारत चेयर कार की आप सबने अनुभव भी किया होगा, बहुत अच्छी है। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है जो नैरो गेज ट्रेन हमारी, जैसे दार्जिलिंग है, कालका शिमला है, ऊटी है, माथेरान है और पठानकोट से जोगिंदर नगर है। ये सब नैरो गेज ट्रेन्स जो कि एक हेरिटेज है हमारी, इनमें से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो यूनेस्को हेरिटेज के प्रोटेक्टेड है, डिक्लेयर्ड है। इन सब में भी बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के एक सुंदर मॉडर्न कोचेस का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। फर्स्ट ट्रैक बन के तैयार हो गई है, बहुत जल्दी वो भी अपने कालका शिमला के लिए बनी है। वो कालका शिमला में बहुत जल्दी एक एकदम नई डिजाइन की आप देखेंगे, जब उसको आप सब उसमें प्रसन्न होंगे। और मैं निवेदन भी करूंगा आप सबसे कि उसमें ट्रैवल भी करके देखें, बहुत अच्छी वो गाड़ी बन रही है। इन सब के लिए एक टोटली नए तरह की गाड़ी बनाई जा रही है। दूसरा, जो हमारे श्रमजीवी वर्ग में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में काम के लिए जाने वाले वर्ग हैं, उनके लिए अमृत भारत जो कि फुल्ली नॉन एसी है, वैसी 100 ट्रेन्स बनाई जा रही हैं और इनमें वही फीचर्स हैं जो सारे के सारे वंदे भारत में हैं। फुल्ली सेमी परमानेंट कपलर, सेमी ऑटोमेटिक कपलर, फुल्ली कवर्ड गैंगवे, कोचेस की पूरी तरह से नई डिजाइन, चार्जिंग पॉइंट्स, अंदर एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है वंदे भारत में। आपने सबने तो कई फीचर्स देखे होंगे, लेकिन दो फीचर्स ऐसे होते हैं, एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम नॉइज का लेवल होता है वंदे भारत ट्रेन में, क्योंकि उसकी डिजाइन इस तरह से की गई है, जो नॉइज का लेवल नीचे से वाइब्रेशन ग्राउंड से जब व्हील और ट्रैक का इंटरेक्शन होता है उससे वाइब्रेशंस जो जनरेट होते हैं और नॉइज जो जनरेट होती है वो नॉइज कोच के अंदर आती है। उसको रिड्यूस करने के लिए बोगी की डिजाइन यानी अंडर फ्रेम की डिजाइन बहुत स्पेशल डिजाइन की गई है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है मार्जिन के, डिजाइन के मार्जिन के, उससे मच बेटर डिजाइन की बोगी इसमें रखी गई, जिसके कारण एयरक्राफ्ट से 100 टाइम्स लेस नॉइज इसमें रहती है। सेकेंड, जो इसकी एयर का सर्कुलेशन का सिस्टम है, उस सिस्टम में इस तरह का डिवाइस, इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई गई है, अल्ट्रावायलेट यूवी टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, जिससे 99.9% जर्म्स फिनिश हो जाते हैं, मर जाते हैं, ताकि अंदर जो एयर आए, जो कोच के अंदर एयर रहे, वो एयर हमेशा क्लीन रहे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज लाके एक एक करके एक बहुत बड़ा सिस्टम है सभापति महोदय, इतने करीब करीब 1 लाख से ज्यादा टोटल कोचेज हैं, इन सबको रिप्लेस करना है सिस्टमेटिकली 1 by 1। तो ये सिस्टम चालू हो गया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पुराने कोचेज निकल के सब जगह नए कोचेज आएंगे, तो इन सब में ये सारे फीचर्स रहेंगे। नमो भारत ट्रेन जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, वो करीब 50 ट्रेन बनाई जा रही है और उसमें भी एसी और नॉन एसी दोनों वेरिएंट्स रहेंगे, जिससे कि लोकल ट्रिप जो 2 छोटे शहरों के बीच में डिस्टेंसेस हैं उसके लिए ये नमो भारत ट्रेन रहेंगी। मुंबई के लिए 238 नई ट्रेन बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होंगी, टोटली नई जनरेशन की ट्रेन होगी। और अभी भी माननीय देवेंद्र जी दिल्ली आए थे एक कार्यक्रम में, तब भी मेरी भी उनसे डिटेल में चर्चा हुई। उनका भी मानना था कि पुरानी कोचेस को, पुरानी ट्रेन को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है और नए तरह के, नई टेक्नोलॉजी की कोचेस को इसमें लाया जाए। तो ओवरऑल जो ट्रेन्स की टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्स में मैंने बताया, वैसे ही ट्रेन्स में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, एक सब्सटैंशियल चेंज आ रहा है, और इस चेंज के कारण आने वाले समय में अभी भी जो भी इस ट्रैवल में भागीदार है वो भी जानते हैं कि आज बहुत सुधरा है और आने वाले समय में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। मैं 6th पॉइंट पे आऊंगा। कवच के बारे में बात की मैंने, पिछले डिबेट में डिटेल में बताया था इसके टेक्निकल विषय में। लास्ट ईयर जुलाई में कंप्लीट हुआ इसका डेवलपमेंट, आरडीएसओ ने इसका अप्रूवल किया और अब मैसिव स्केल पे करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगने का काम चल रहा है और 15,000 किलोमीटर्स का काम चल रहा है। ओवरऑल किसी को वो डेटा लेने की जरूरत नहीं कि 2% हुआ तो कितने में होगा, वो बात नहीं है। शुरुआत होती है, शुरुआत में जब डेवलपमेंट का फेज होता है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो देन इट बिकम्स वेरी फास्ट। सो दैट इज व्हाट इट इज। 20,000 से ज्यादा फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, बहुत जरूरी होता है। 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ MOU किया है जिससे कि कवच की ट्रेनिंग हो सके। अध्यक्ष जी, ये केवल एक डिवाइस नहीं है, ये समझने की बात है हम सबको कि ये केवल एक डिवाइस नहीं है, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ कंप्लीट टेलीकॉम नेटवर्क। हर 4-5 किलोमीटर पे टेलीकॉम टावर एक बनता है, उसके ऊपर पूरा रेडियो नेटवर्क बनता है, पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर हर 100 मीटर में डिवाइसेस लगते हैं, कंप्लीट रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर का केबल नेटवर्क लगता है, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है और उस सारे स्टेशन का डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर में आता है और साथ ही साथ लोकोमोटिव के ऊपर या ट्रेन के ऊपर डिवाइस लगता है। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स अ कंप्लीट, इट्स लाइक क्रिएटिंग वन फुल BSNL जैसी एक पूरी कंप्लीट टेलीकॉम कंपनी जैसा नेटवर्क क्रिएट करने जितना बड़ा काम है। लेकिन एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि ये इस तरह का काम, इसको ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो समृद्ध देश है उन्होंने करीब 20 साल लगाए थे जिनके नेटवर्क हमसे आधे थे, लेकिन मोदी जी ने हमको क्लियर टारगेट दिया है और संकल्प के साथ चल रहे कि 5-6 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश को कवच के नेटवर्क से कवर करना, इस तरह के संकल्प के साथ काम करना। और इसमें बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, AICT, इन सब का इसमें सहयोग मिल रहा है। मैं अगले विषय पे आऊंगा। वाटर लॉगिंग के बारे में कई लोगों ने बात की, कई सांसदों ने विषय उठाया।
करीब 14,000 के आसपास टोटल अंडरपासेस हैं देश में। उसमें वाटर लॉगिंग को सॉल्व करने के लिए करीब 4,000 में पंप्स इंस्टॉल किए गए और करीब 1,800 में परमानेंट करेक्शंस किए गए। और परमानेंट करेक्शंस 3 तरह के हैं। जो पानी बाहर से आता है उसको रिमूव करने के लिए कवर, अप्रोच रोड पे कवर करना, साइड वॉल्स बनाना, हम्प्स बनाना और ड्रेन्स बनाना। और जो सीपेज होता है ग्राउंड से, उसके लिए जॉइंट्स को सील करना, पीयू ग्राउटिंग करना, लाइनिंग करना और कंक्रीटिंग करना, ये स्टेप्स लिए गए। और जहां पर वीप होल्स है उनको प्लग किया है। और जो कॉमन मेजर्स हैं दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कई जगह पे जहां पर पास में कोई नाला है, पास में कोई स्ट्रीम है, वहां तक पूरी ड्रेनेज बना दी गई है और पाथवेज को रेज किया गया है। इस तरह के कई काम किए गए। और मैंने खुद ने पिछले मानसून में कई पंप ऑपरेटर्स के साथ बात की थी। पिछले साल रिजल्ट ठीक रहा था। इस साल और ज्यादा तन्मयता के साथ काम करेंगे और ज्यादा अलर्टनेस के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ पूरे डिजाइन को भी चेंज कर रहे हैं। ये डिजाइन एक नए तरह का डिजाइन बना है, 6 जगह लगा है अभी वो डिजाइन। उस डिजाइन को एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे कुछ समय और उसको देख लें, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। एक बार वो ठीक लगा एक्सपीरियंस तो देश भर में फिर उसी नई डिजाइन के आरयूबी बनाए जाएंगे। आरओबी में भी बहुत चेंजेस आए। पहले हर एक आरओबी का डिजाइन लेने के लिए आरडीएसओ वगैरह अप्रूवल के लिए जाना पड़ता था। कई बार कई महीने लग जाते थे। एक स्टैंडर्ड डिजाइन की बुकलेट बनी है, 108 या 110 स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाए गए, सिंगल लाइन के लिए, डबल लाइन के लिए, 3 लाइन के लिए, 4 लाइन के लिए। 90 डिग्री एंगल हो, 80 डिग्री एंगल हो, 70 डिग्री एंगल हो, हर एक प्रकार के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेके स्टैंडर्ड डिजाइन बना दिया गया है, जिससे कि बहुत अच्छा इसका लाभ मिला है। कई राज्यों के साथ अभी भी काम करने में थोड़ा और कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि जो अप्रोच रोड होती है फ्लाईओवर की, रेलवे वाले पोर्शन पे तो रेलवे बना ले, बाकी का जो अप्रोच रोड है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मदद चाहिए होती है। तो कई जगह ये रिक्वायरमेंट है। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर हमारे माननीय सांसद महोदय जैसे तमिलनाडु में 88 फ्लाईओवर्स है जिसका काम हेल्डअप है, जिसमें 88 फ्लाईओवर्स है जिसका काम, जैसे केरला में भी कुछ ऐसी हालत है। केरला में लैंड एक्विजिशन इज ओनली 14%, तो जितना थोड़ा दिक्कत है। वैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सभी सांसदों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि काम को केरला में 97 फ्लाईओवर्स हैं, केरला में 97 फ्लाईओवर्स हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मिले तो काम आगे बढ़ सकता है। 97 और वैसा ही हाल वेस्ट बंगाल में भी है। वैसे ही हाल वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल में तो सीरियसली वी नीड योर सपोर्ट। ओनली 21% लैंड इज मेड अवेलेबल, 79% लैंड अवेलेबल होनी है। और जो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तब जाके कुछ हो पा रहा है। नंदीग्राम का जो प्रोजेक्ट है, देश प्राण से नंदीग्राम का 17 किलोमीटर की लाइन है, 3 साल लग गए तब जाके काम कुछ हो पाया। और उसमें भी इतना प्रयास करना पड़ा, इतना लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ जाता है और ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि काम करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लीज, और एक सेकंड, नहीं, आपने पूछा इसलिए कहा। सुनो प्लीज। इसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और मैं वहाँ की सरकारों को, हरियाणा, उनकी सरकारों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जो अभी प्रोग्रेस हुई है उस प्रोग्रेस में और भी तेजी लाएंगे मिलके। एक सेकंड, माननीय सभापति महोदय, अरे यार आप मेरे गुरु हो, रुको ना प्लीज। नहीं, झगड़ा तो अपना हो ही नहीं सकता ना प्लीज। हम लोग माननीय सभापति महोदय, सभापति जी,
please. सभापति जी, Please. भाई डायरेक्ट के क्विज को देख देख के हम बड़े हुए, तो भाई डायरेक्ट के क्विज को देख देख के हम बड़े हुए, तो आपसे तो हमारा झगड़ा हो ही नहीं सकता है। हमारा झगड़ा तो एक दूसरे आइडियोलॉजिकल पॉइंट पे है, वो झगड़ा रहेगा और वो इलेक्शन में लड़ेंगे, देखेंगे दोनों हाथ वहां होंगे। मैं केवल एक डेटा रखना चाहूंगा। कोलकाता मेट्रो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, 1972 से ये प्रोजेक्ट का कोलकाता मेट्रो का चालू हुआ था। 72 से 2014, 42 इयर्स में कोलकाता मेट्रो का काम हुआ 28 किलोमीटर्स, 42 इयर्स 28 किलोमीटर। और मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में अब तक 38 किलोमीटर कोलकाता मेट्रो बना। और मतलब कहा 40 साल, क्या 40 साल, यहाँ 40 साल, कहा 40 साल का काम, कहा 40 साल का काम और कहा 10 साल का काम। आप बैठे दादा, बात करेंगे, आप 40 साल का काम और 10 साल का काम, हेल्प मिला है। मैं कहता हूं थोड़ा सा और हेल्प करे, और ये प्लीज सुन लो डायरेक्ट दादा, ये प्लीज सुन लो, थोड़ी सी और हेल्प चाहिए। जो न्यू बैरकपुर टू बारासात सेक्शन है, उसमें हैवी एनक्रोचमेंट है, हेल्प करिए। बारानगर टू बैरकपुर है, केवल यूटिलिटीज शिफ्ट करनी है, काम रुका हुआ है, थोड़ी हेल्प करिए। मोमिनपुर टू बीबीडी बाग है, मिला है, हेल्प मिला है। मैं कह रहा हूं थोड़ी और करो हेल्प। मोमिनपुर टू बीबीडी, ये देखिए, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमिनपुर टू बीबीडी खिदिरपुर स्टेशन, जो कि है भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, सबको पता है। वहां पर भी केवल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जमीन चाहिए, प्लीज दिलवा दीजिए, काम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि इन 10 वर्षों में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देश के लिए नहीं, सारी दुनिया में आज भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कश्मीर का प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, जो कश्मीर और जम्मू और कश्मीर को कनेक्ट करने वाला चेनाब ब्रिज, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा है, बड़ा, 35 मीटर टॉलर है एफिल टावर से भी, वो ब्रिज भी बनके तैयार हुआ है। उसकी कंप्लीट सीआरएस का, सेफ्टी का इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद में उनकी रिपोर्ट आने के बाद में जो भी स्टेप्स लेने वो रेलवे ले रही है। और एक बहुत वर्षों से जो एक बहुत बड़ी एक ड्रीम थी कश्मीर और जम्मू को जोड़ने का रेलवे मार्ग से, वो सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। कई लोगों ने कहा कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगी। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। ये एरिया ऐसा है जहाँ पे 250 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होती है, क्योंकि एक फनल इफेक्ट होता है। जब नैरो एरिया में से विंड पास होती है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण स्पीड एकदम बढ़ जाती है। दूसरा, इसमें सीज्मिक जोन बहुत हाई है, 8 लेवल का सीज्मिक जोन, 8 लेवल रिक्टर स्केल पे उस तरह के अर्थक्वेक के लिए ये डिजाइंड है। इसका एक फाउंडेशन, फुटबॉल की जो फील्ड होती है
उसका आधा, मतलब फुटबॉल फील्ड का आधा इतनी बड़ी इसकी ब्रिज की फाउंडेशन है। इस ब्रिज में जो स्टील लगा है, वो स्टील अगर लगाएं, उसका हिसाब लगाएं तो टोटल 30,000 टन स्टील यूज हुआ है, जो कि 4 एफिल टावर के बराबर है। और माननीय सभापति जी, ये ब्रिज में बहुत सारे ह्यूमन एंगल भी है। एक ऐसे इंजीनियर से मिलना हुआ था कुछ समय पहले, जिसने काम चालू किया था। इंजीनियर ने अपनी पहली नौकरी वहां से चालू की थी, आज अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ वहां पे है और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक जो कमिटमेंट है इस देश में टेक्निकल ताकत का, इंजीनियर्स का और लीडरशिप का, वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन से स्पष्ट दिखाई देता है। वैसा ही अंजी ब्रिज है और चेनाब ब्रिज आज दुनिया में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसके बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट चाइना में एक है, नाजी ये है, और उसके बाद में भी नेक्स्ट है क्विंगलोंग चाइना में। एक और नया ब्रिज बन रहा है जो कि इससे ऊंचा होगा, लेकिन वो 2028 में बनेगा। ऐसे ही एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि हिमालयस बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं और इसमें टनलिंग का जो काम होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से टनलिंग की गई है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, 2014 तक पूरे रेलवे नेटवर्क में, आजादी से पहले ले लो, जब से रेलवे बननी चालू हुई, तब से 2014 तक पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क में 125 किलोमीटर की रेलवे की टनल्स थी। 125 किलोमीटर 1800 समथिंग से चालू हुई थी रेलवे, तब से 1852, थैंक यू, उससे चालू हुई थी तब से। और 2014 से 2025 इस पीरियड में 125 थी, याद रखिए, 460 किलोमीटर नई रेलवे टनल। कहते हैं ना कि काम क्या हुआ है बताइए, तो ये बता रहे हैं आपको काम, ये डेटा है और दुनिया मानती है इसको, दुनिया इसको मानती है। उसको मुंह मत खुलवाओ ना दादा ब्रिटास, मुंह खुलवाओगे तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। इसके अलावा सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि देश में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए जो टनलिंग और ब्रिजेस की टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत डेडिकेटेड वे में नए इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी दी जाए। इसीलिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ध्यान में रखते बन के एक यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें ब्रिज और टनलिंग पे स्पेशल मास्टर्स कोर्स चालू हुआ है। और मैं, चूंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों की सभा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से, सभी राज्य अपने पीडब्ल्यूडी और दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय में भेजे। हमने ऑफिशियली भी लिखा है और कई राज्यों से आके कोर्स भी, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स करके गए। ये देश के लिए एक लाभ होगा, फायदा होगा। बिहार की बात की मनोज जी, मैंने आपकी बात आपकी एब्सेंस में की थी, हमारे कम्युनिकेशन गैप की बात मैंने की थी पहले। तो मैं बताना चाहूंगा इसी पीरियड में टनल बोरिंग मशीन्स TBM, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग अब चेन्नई में चालू हो गई है और कंपनी हेरन कनेक्ट, उन्होंने चालू किया है 6.5 मीटर डाया की टनल बोरिंग मशीन्स को बनाना। इस पीरियड में बहुत सारे बड़े ब्रिजेस भी बने, गंगा जी पे 4 ब्रिज बने, प्रयागराज में, गाजीपुर में, पटना में और मुंगेर में 3 और ब्रिज का सैंक्शन हुआ है, जो कि अभी अंडर डिजाइन और अंडर कंस्ट्रक्शन में। हुगली में जुबली ब्रिज बना, पंबन ब्रिज बना, ब्रह्मपुत्रा, बोगीबील और सरायघाट में अभी सैंक्शन हुआ है, बोगीबील कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से ओवरऑल हर फील्ड में हम देखें तो सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और मैं लास्ट पॉइंट कह के बात करूंगा कि माननीय सभापति महोदय, कृपया प्लीज। रेलवे बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवे मैं यील्ड करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है
अगर इसको रोड ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में 101 ग्राम पर टन किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है और रेलवे में 11 ग्राम पर टन किलोमीटर का, यानी डीजल और रोड, डीजल टू डीजल कंपेयर करें, फॉसिल फ्यूल टू फॉसिल फ्यूल कंपेयर करें तो 90% लेस एमिशंस होते हैं रेलवे से और मतलब रोड के कंपैरिजन में। और अगर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन और रोड को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 100%, बिकॉज इलेक्ट्रिकल में एक केवल जो लुब्रिकेंट का जो एमिशन होता है उसके अलावा और कोई एमिशन नहीं होता। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से फायदा हुआ उसमें अगर हम केवल 2018-19 से जब बेनिफिट्स आने लगे इलेक्ट्रिफिकेशन से, केवल 2018-19 को रेफरेंस माने, 2018-19 को रेफरेंस माने तो रेलवे में डीजल कॉस्ट जो बची है वो 29,000 करोड़ रुपीस है, 29,000 करोड़ रुपीस। उससे जो फॉरेन एक्सचेंज बचा और जो सबसे बड़ी बात है उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचा है उसको अगर हम नंबर ऑफ ट्रीज में ट्रांसलेट करें, नंबर ऑफ ट्रीज में ट्रांसलेट करें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 16 करोड़ ट्रीज, यानी दिल्ली जितना प्रदेश का एक नया जंगल बनाते उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता उतना रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन से बचा है। इसीलिए रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो प्रश्न उठता था कि 100% क्यों, वैसा नहीं उठना चाहिए प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सांसदों ने इंडिविजुअल पॉइंट अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड रखे हैं उन सबको मेरी टीम ने नोट किया है, बहुत सारे मैंने भी नोट किए हैं स्वयं। उन सब के ऊपर अलग से मैं इंडिविजुअली आई रीच आउट टू ऑल दोज ऑनरेबल मेंबर्स। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज सिट डाउन। कहना चाहूंगा इतना ही कहना चाहूंगा कि समय की मर्यादा भी है। इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार आज रेलवे के डे टू डे इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे पंक्चुअलिटी हो, सेफ्टी हो, क्लीनलीनेस हो, चाहे नई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर एक चीज में डे टू डे इम्प्रूवमेंट के लिए लगी हुई है, बहुत ताकत के साथ, संकल्प के साथ, फोकस के साथ, और इसके अच्छे रिजल्ट आए और आने वाले समय में इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है ये सभा, ये महान सदन इस बजट को अनुमोदित करे, इस बजट को अप्रूव करे बिना कोई कट मोशन के और इसको रेलवे के इस इम्प्रूवमेंट को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। रेलवे पर चर्चा समाप्त हुई। जनरल डिस्कशन ऑन द बजट मणिपुर 2025-26। श्रीमती यस